जी, इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वेंट्री के मेथड्स के जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स हैं ये लाइफो, फाइफो, मूविंग एवरेज। अब ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड शुड बी कंसिस्टेंट ओवर द ईयर्स। ओबियसली ये भी कंसिस्टेंट होने चाहिए, इनके इनकंसिस्टेंट होने से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगी। अगेन बीइंग फाइनेंशियल एनालिस्ट, आप जस्ट प्रेजेंटेड नंबर्स की फेस वैल्यूज़ को नहीं देख लेंगे कि जो फ्रॉम द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो किए हैं, आप उनको जस्ट देख के अपना एनालिसिस कंप्लीट कर लें। आपको क्या करना पड़ेगा कि आप उनके फुट नोट्स को भी स्टडी करें। वहाँ पे सारे डिटेल्स और उसके स्केजुअल्स प्रोवाइड किए गए होते हैं, बेसिस जो यूज़ की जाती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। इन ऑर्डर टू हैव द क्लियर एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग आपको फुट नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं, ये एक एग्जांपल आप लोगों के सामने है कि इनकंसिस्टेंसी लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग। लाइफो और फाइफो मैंने अगर एक ही कंपनी ओवर द ईयर्स 2 साल का आपको पता है कंपैरेटिव डाटा इशू किया जाता है, तो अगर जस्ट आप मेथड डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, कितना अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ सकता है, वो आपको इस एग्जांपल में मैं बताता हूँ। आप नीचे देखें फुटिंग में परचेज़ 1, आपने जो फर्स्ट परचेज़ की वो आपने 100 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 100। सेकंड परचेज़ ऑफ योर्स वाज 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹200 ईच। फर्स्ट केस में टोटल एक्सपेंस 100 इंटू 100 10,000 हो गया, और सेकंड केस में 100 इंटू 200 20,000 हो गया। अब अगर आप इसमें देखते हैं 2019 में अकाउंटेंट ने अगर या कंपनी मैनेजमेंट ने अगर लाइफो मेथड यूज़ किया जिसमें होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में बाय किया गया उसको पहले बेचा जाता है, उसको पहले कॉस्ट का पार्ट बनाया जाता है। और आप सेल्स में देखें, हमने जस्ट 100 यूनिट्स अगर सेल किए हैं तो इसका मतलब है लाइफो में लास्ट वाले जो 200 के रेट वाले हैं वो यूज़ हुए होंगे। सेल्स तो एट द रेट ऑफ 30 हमने कर दी, दोनों केसेस में वो सेम रहेगा, सेल तो अमाउंट सेम रहेगी। तो 100 यूनिट्स इंटू 30 इज़ 30,000। नीचे आप देखें कि अब CGS में फ़र्क आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो चीज़ें बेची गई उनकी अगर कॉस्ट निकालने लगेंगे तो हम देखेंगे कि 200 से मल्टीप्लाई किया जाएगा लाइफ ओवर है, लास्ट वाली लेनी है ना, तो 100 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ तो 20,000 कॉस्ट आ जाएगी, प्रॉफिट आपको 10,000 का लग रहा है। नेक्स्ट ईयर में जाएँ, सेल अगेन 30,000 की हुई और उसके अंदर भी यही सिचुएशन थी और के परचेजेस वही थी, वही रेट था, लेकिन आपने मेथड फाइफो यूज़ कर लिया इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो उसमें ओबियसली जो फर्स्ट परचेजेस की गई हैं उनको कॉस्ट का पार्ट बनाया जाएगा कि पहले वो भी की थी। तो 100 इंटू 100 इज़ 10,000। यहाँ पे 10,000 की कॉस्ट आएगी, जो हमने 100 यूनिट बेचे हैं, सेल किए हैं, तो उनकी लागत निकालेंगे तो इसमें फ़र्स्ट वाला रेट लेके निकालेंगे, ये आ जाएगी 10,000। 30,000 सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,000 माइनस किया, प्रॉफिट 20,000 आ रहा है। दिस इज़ जस्ट, इफ़ यू जस्ट लुक ऑन द नंबर्स देन देर इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द ईयर एंड इन 2020 इज शोइंग मोर प्रॉफिट, इवन you can say 100% more profit than the profit of 2019। लेकिन आपको पता है कि रियलिटी में ये जस्ट एक डिफरेंट मेथड को यूज़ करने की वजह से मिसलीडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट कर रहा है, लिहाजा कंसिस्टेंसी फॉलो की जानी चाहिए। आप जब इसको बीइंग फाइनेंशियल एनालिस्ट आप इसको देखेंगे तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फुट नोट्स को अगेन जाकर देखेंगे, वैल्यूएशन मेथड्स कौन से यूज़ किए गए हैं और क्या उनकी कंसिस्टेंसी कीप की गई है या नहीं। नेक्स्ट देखें रियलाइजेशन प्रिंसिपल। रियलाइजेशन प्रिंसिपल ये रेवेन्यू पे अप्लाई करता है, मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो एक्सपेंसेस पे अप्लाई करता है। रियलाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने जिस ईयर में रेवेन्यू अर्न किया है, यानी कि जब वो अराइज हुआ है, आपने उसी ईयर का उसको पार्ट बनाना है इनकम का, इनकम स्टेटमेंट में। इसका मतलब ये कि you are not concerned with when the cash of the services rendered or the goods sold is received. You are concerned with the fact that when actually was those services rendered or those goods sold. Realization की मैं the realization principle is the concept that revenue can only be recognized once the underlying goods or services associated with the revenue, वो goods या services जिनके लिए ये जिनका रेवेन्यू से ताल्लुक़ है, जिनके लिए वो प्रोवाइड की गई
हैव बिन डिलीवर्ड और रेंडर्ड रिस्पेक्टिवली, यानी कि वो या गुड्स हमने डिलीवर कर दी हैं या रेवेन्यू हमने जो सर्विसेज हमने रेंडर कर दी हैं। इसका मतलब यही है कि जिस ईयर में आपने सर्विसेज रेंडर कर दी हैं, गुड्स प्रोवाइड कर दी, वो उस ईयर की इनकम बन जाएगी, चाहे वो 5 साल बाद जाके आपको रिसीव हो। दैट इज़ रियलाइजेशन प्रिंसिपल। एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, इसमें जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। अनअर्नड रेवेन्यू को आप देख सकते हैं कि अगर आपने कोई एडवांस कमीशन फॉर एग्जांपल आपने रिसीव कर ली, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो आपने भी उसको सर्विस नहीं दी, लेकिन आपने जस्ट उससे कमीशन ले ली है एडवांस में। सो यू विल नॉट क्रिएट इट, you will not book it as your income, rather you will book it as your liability in the financial statements। current liabilities में जाके लिखेंगे unearned revenue that is received but not yet earned। तो जो रेवेन्यू ऐसा कि जिसकी हमने अभी सर्विसेज नहीं दी हैं, गुड्स नहीं डिलीवर की, बट हमने उसका रेवेन्यू रिसीव कर लिया, उसे अनअर्नड रेवेन्यू कहते हैं। और ये मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से है कि उसे हम इनकम का पार्ट नहीं बनाते, लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, आई होप आज का टॉपिक क्लियर हो गया आपको।